Welcome dear friends, new lesson of balance of payment. It is a very important lesson of macroeconomics and from board examination point of view also it is very important. So already you have seen the meaning of balance of payment and we have discussed and elaborated in a fine way, and today once again I will try to recapitulate the lesson from the help of flow chart or diagram, so that those who were absent in the class they can also get benefited. At the same time, those who attended the class they should not feel that it is a wastage of their time. And actually it is a scientific study of proceeding through flow chart. So let us I will just you can see on the screen you have this too, and what I told you that it's very easy to understand in my way. बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बताया था आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पिता है, पिता की तरह इसको कंसिडर कीजिए और इसके दो बेटे हैं, करंट और कैपिटल, जिसके दो बेटों का नाम क्या है, करंट और कैपिटल। और आप पहले ही जान चुके हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ट्रांजैक्शंस है, एक सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन है जो एक देश और जिन देशों के साथ ये व्यापार करता है उनके बीच ये सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो अगर आपको फुल फ्लेज अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स of a country's inflows and outflows of foreign exchange in a fiscal year, या इट इज और दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करना चाहें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ transactions of one country with the rest of the world in a given period of time। तो जैसे आप बजट से अगर थोड़ी सी तुलना करें तो बजट में कैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन्स होता है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है, वो एक गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है कि गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड क्या है एक फाइनेंशियल ईयर में। उसी तरह ये कंट्रीज़ के ट्रांजेक्शन्स को पॉइंट आउट करता है कि एक कंट्री का, पूरे देश का कितना ट्रांजेक्शन्स होता है देश के विश्व के दूसरे देशों के साथ, और फिर उनको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की बात होती है। वहाँ पर आप अकाउंट्स में पढ़े हुए हैं कि वहाँ पर लेजर में एंट्री होती है, जनरल में जो एंट्री होती है तो वो डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से होती है। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन्स के हिसाब दो जगह लिखे जाते हैं, एक डेबिट साइड में, दूसरा क्रेडिट साइड में। तो इस कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। तो हम आपके सामने जो दिखा रहे हैं करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में गुड्स और सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स के रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। तो करंट अकाउंट ये बेसिकली रिकॉर्ड करता है जो गुड्स और सर्विसेज के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। और इसके जो कंपोनेंट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सब बहुत आसान है। करंट अकाउंट के तीन बेटे हुए, एक ट्रेड इन गुड्स, दूसरा ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। तो तीनों बेटों का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो बेटे, करंट और कैपिटल। करंट के तीन बेटे, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो अब ट्रेड इन गुड्स, इसके भी दो कंपोनेंट के दो बेटे हुए, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो अब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स याद रहेंगे। करंट अकाउंट के तीन बेटे, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। ट्रेड इन गुड्स के दो बेटे, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कंपोनेंट कहेंगे इसको। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड इन गुड्स के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इस तरह ट्रेड इन सर्विसेज के दो कंपोनेंट होते हैं, नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम। नेट वर्ड हम कहते हैं कि फैक्टर इनकम हमारे देश के कुछ लोग
बाहर जाकर करते हैं और बाहर के लोग यहाँ आकर करते हैं, तो उसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा नेट फैक्टर इनकम हो जाएगा। सिमिलरली नेट नॉन फैक्टर इनकम में जो है, नॉन फैक्टर इनकम को पहले समझने की बात है, उसके बाद फिर नेट उसमें से हम नेट कर लेंगे। मतलब शिपिंग या बैंकिंग सर्विसेज हमारे बैंक्स ने प्रोवाइड किया, और इसी तरह दूसरे बैंक में हमारे जो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की, तो दोनों के जो खर्चे होंगे उनका नेट निकाल देंगे। इसी तरह ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारे लोग विदेशों में बहुत रहते हैं एनआरआई के रूप में, तो वो यहाँ पर गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस और ग्रांट्स जो भी है विदेशों से जो ग्रांट आते हैं, तो वो ग्रांट्स भेजते रहते हैं। तो गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स के रूप में ट्रांसफ़र पेमेंट्स होता है। और दूसरा तो ये हमारे तीन मेजर कंपोनेंट हुए। तो नेट फैक्टर इनकम के दो कंपोनेंट की बात हमने नहीं की। तो नेट इनकम फ्रॉम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और दूसरा है इसका नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। और नेट नॉन फैक्टर इनकम, सॉरी, इसमें शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसमें नॉन फैक्टर इनकम के जो भी स्रोत होंगे वो सब इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। सो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपने देखा कि ये नेट ट्रांसफ़र, गिफ्ट, रेमिटेंस, यहाँ भी नेट का कॉन्सेप्ट आ सकता है, गिफ्ट, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट अकाउंट की हमने बात की। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट है वो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट हैं। और इस कंपोनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एक्सटर्नल बोरोइंग्स में हमारा हमारे जो कंपोनेंट है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल बोरोइंग में जो फॉरेन कंट्रीज से जो हम बोरो करते हैं वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। इस तरह एक्सटर्नल असिस्टेंस में फॉरेन गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस देती हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट और करंट अकाउंट का कंपोनेंट। यहाँ पर थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये बहुत क्लियर नहीं है, या तो अगर नीचे आ जाएगा तो हाँ, वेरी गुड। हाँ, अगर नीचे नहीं आता तब भी हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, और जो आपने री इन्वेस्ट किया उससे जो अर्निंग हुई, और एंड डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, ये जिसके कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको याद नहीं होता वो उन्हीं को ये कन्फ्यूजन होता है। एफडीआई क्या होता है? मशीनरी और प्लांट वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एफडीआई फॉरेन कंपनियां डायरेक्ट करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी, ये शेयर मार्केट वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट किया जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो एफआईआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑफशोर फंड्स, ये विदेशी जो संस्थागत जो निवेशक हैं वो एफआईआई के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शेयर, डिवेंचर्स एट्सेट्रा वगैरह इसमें आते हैं। तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा से अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए। फिर एक्सटर्नल बोरोइंग में देखें तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स में कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट। एक्सटर्नल असिस्टेंस में गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन्स। तो ये सारी चीज़ें हमने ये फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम हो जाते हैं। तो बैलेंस, अब इसमें आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से अगर, तो जैम बोर्ड में ले जाकर कोशिश कर रहा था, लेकिन चलिए खैर, पेन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से कि ट्रेड इन गुड्स, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, अगर इन दोनों के बीच का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो भी होता है, इनके बीच का जो बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट, हर कंट्री एक्सपोर्ट करती है और इम्पोर्ट भी करती है, तो इनके बीच का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बीच का जो बैलेंस निकालते हैं इस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। मतलब गुड्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। इसको ट्रेड बैलेंस भी कह लो या बैलेंस ऑफ ट्रेड कह लो। तो गुड्स के बीच में जो विजिबल गुड्स है इसको हम विजिबल भी नाम देते हैं।
ना, ट्रेड इन गुड्स, विजिबल आइटम्स, इसको हम इनविजिबल आइटम, ट्रेड इन सर्विसेज को इनविजिबल आइटम्स कहते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स तो कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो गुड्स, services and transfer payments, visible items, invisible items, trade in goods, visible items, trade in services, invisible items and transfer payments, ये तीन कंपोनेंट करंट अकाउंट के हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आप समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच का ये गैप है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर कहा जाए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस या ये डेफिसिट में है, इसका मतलब क्या, बैलेंस ऑफ पेड ट्रेड इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितना मात्रा में हमने चीज़ों को खरीदा, अगर उतनी ही मात्रा में अगर हम बेचते हैं दूसरे देशों को और बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन बैलेंस। और सरप्लस कब कहलाएगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा इनफ्लो होगा, पैसा देश में आएगा, तो हमारा क्रेडिट आइटम में ज़्यादा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस तब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। और डेफिसिट कब होगा, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। इसी तरह ट्रेड इन सर्विसेज में भी हम इसको बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अगर हमारा नेट फैक्टर इनकम ज़्यादा आउटफ्लो हो और नेट फैक्टर इनकम का कम इनफ्लो हो, तब हमारा ये, अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो हमारा डेफिसिट होगा, और इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो हमारा सरप्लस होगा। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट कंपोनेंट है, इसमें इसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेट इनकम फ्रॉम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर अगेन नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, ये दोनों नेट फैक्टर इनकम के कंपोनेंट हैं। फिर नेट नॉन फैक्टर इनकम, इसके कंपोनेंट शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये अलग अलग स्प्लिट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में शिपिंग पे इतना खर्चा हुआ, बैंकिंग पे इतना, इंश्योरेंस पे इतना आउटफ्लो हुआ, टूरिज्म पे इतना आउटफ्लो हुआ, सॉफ्टवेयर सर्विस पे इतना आउटफ्लो हुआ, फिर इनफ्लो भी दे देगा। फिर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट इतना हुआ। अब इन दोनों के बीच में नेट निकालना हो तो इसके अलग, इसमें एक तरफ निकाल लेंगे कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, इसमें कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, और फिर दोनों के बीच में हम नेट ट्रेडिंग सर्विसेज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया, तो जब तक ये कंपोनेंट याद नहीं रहेंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये कंपोनेंट याद ही रखना पड़ेगा। इस तरह सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स में भी इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इसी तरह हम कैपिटल अकाउंट के ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि विजिबल आइटम्स के भी के ऊपर आपने देखा, इनविजिबल आइटम्स के ऊपर भी देखा आपने। अब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारे जो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं एसेट्स के, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है एसेट्स का जो ट्रांजेक्शन्स होगा उसको ये रिकॉर्ड करता है। तो आपको ये याद रखना होगा। एंड और साथ ही साथ उस वो जो एसेट्स है, वो जैसे एग्जांपल के लिए मनी है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट डेब्ट्स हैं, ये सभी जो है वेल्थ के पार्ट है। वेल्थ के कई रूप हो सकते हैं, तो उसमें वेल्थ मनी के रूप में हो सकता है, स्टॉक के रूप में हो सकता है, बॉन्ड के रूप में हो सकता है, गवर्नमेंट डेब्ट्स के रूप में हो सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे स्टॉक्स, जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कम समझते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि स्टॉक्स एक प्रकार का इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, जो कंपनी की ओनरशिप में पार्शियल हिस्सेदारी देता है। ठीक है, तो हमने, अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जैसे वहाँ पर हमने देखा इनफ्लोज और आउटफ्लोज डेबिट और क्रेडिट के लिए हमने देखा। तो कैपिटल इनफ्लोज वो ऐसे लोन्स होंगे जो विदेशों से हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम सेल ऑफ एसेट्स या शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज, ये सभी चीज़ें क्या होगी, इनफ्लो के रूप में आएंगी, मतलब हमारे क्रेडिट साइड में आएंगी। तो जितने भी, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं इसको, कि सेल ऑफ एसेट्स, शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज और लोन्स, दूसरे देशों से जो हमको लोन प्राप्त होते हैं, ये सभी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट्स इनफ्लोज हो जाएंगे, और इनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और कैपिटल आउटफ्लोज में क्या होगा, लोन हम जो पेमेंट करते हैं, लोन का पेमेंट कर देते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स होता है, शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज जो हम करते हैं, ये सभी जो डेबिट साइड में करते हैं, क्योंकि ये हमारे देश से पैसा बाहर जाता है। और इन दोनों के बीच का जो कैपिटल इनफ्लोज है, कैपिटल आउटफ्लोज है,
से हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहाँ का उसका बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो हमारा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स है और एक्सटर्नल असिस्टेंस है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के दो कंपोनेंट आपके दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आपने देख लिया, पढ़ लिया, पहले भी समझ गए हैं, और इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आपने देख लिया, तो इसको हम ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे हम यहाँ पर। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जितने भी इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट हैं जो कैपिटल अकाउंट पर जनरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में होते हैं, और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम आप लोगों ने जो पढ़ा उसके बेस पर ये कुछ हम क्वेश्चंस लिए हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स क्वेश्चन इट इज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंट्री with a trade deficit cannot have current account surplus in its balance of payments. Do you agree with the given statement? Discuss with the region. तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंट्री विद अ ट्रेड डेफिसिट है। ओके, जब डेफिसिट है तो इसका मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट किस में होता है, गुड्स विजिबल आइटम्स में। तो विजिबल आइटम्स में डेफिसिट का मतलब हुआ कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो अ कंट्री विद अ ट्रेड डेफिसिट कैन नॉट हैव करंट अकाउंट सरप्लस इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? अब इस एग्रीमेंट, क्योंकि अब हमको देखना पड़ेगा करंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या क्या है। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट तो विजिबल, इनविजिबल और ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम ये भी है। तो आपको इस बात से सोचना पड़ेगा कि क्या कि केवल ट्रेड डेफिसिट होने से करंट अकाउंट सरप्लस में हो सकता है, नहीं सकता? तो ये बिल्कुल नो, इसका आंसर नो होगा। सो ये ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स और विजिबल इंपोर्टेड is more than the value of goods visible exported. So trade deficit is equal to value of imports is less than value of exports. So trade surplus in this situation will arise when the deficit on trade account is less than the surplus on account of invisibles. Okay, तो ट्रेड सरप्लस किसकी तभी होगी जब हमारा जो विजिबल आइटम्स का सरप्लस ज़्यादा हो जाए, तभी ये हो सकता है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्टेट ऑन विच साइड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट विल बी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स बी रिकॉर्डेड एंड वाई। पहला हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना। तो इसके आंसर्स हमारे विचार कीजिए कि स्टेट ऑन विच साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट विल बी फॉलोइंग विल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स बी रिकॉर्डेड एंड वाई। तो ये आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल। सो नेपाल से जो आपको लोन मिल रहा है उस पर क्या आपका विचार क्या है कि स्टेट ऑन विच साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट विल बी द फॉलोइंग। तो आपको कैपिटल और करंट अकाउंट किस साइड में, मतलब डेबिट साइड की जाएगा कि क्रेडिट साइड में? तो पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, नेपाल से लोन मिल रहा है। तो भी आपने जो क्लासिफिकेशन देखा उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, इसको क्रेडिट साइड में होना चाहिए क्योंकि पैसा इनफ्लो हो रहा है। और करंट अकाउंट एज इट इज़ ब्रिंग्स इन फंड्स टू द कंट्री। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना। तो इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना, इसको इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट और पेमेंट साइड ऑफ द करंट अकाउंट एज इट रिप्रेजेंट्स outflow of the foreign currency through visible imports. Okay, so I think it's a very much clear. My third question is now, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेयर विल सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स, गिव रीजंस। तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ठीक है, तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करें, वेयर विल सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो सेल ऑफ मशीनरी है, तो आप सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स and thus recorded in the current account. अब sale of machinery to abroad brings in foreign exchange and thus recorded on the credit side. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कंपोनेंट को अगर आपने याद किया हुआ है तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपसे
सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फोर्थ क्वेश्चन, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड of balance of payment account will foreign investments in India be recorded? Give reasons. तो ये किस साइड ये रिकॉर्ड होंगे, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट will foreign investments in India be recorded? Give reasons. So foreign investment will be recorded in the capital account of the balance of payment account because these give rise to foreign exchange liabilities. सो फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज़ को जन्म देती हैं। तो ये पहली बात तो ये निश्चित रूप से एक कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होगा जो हमारी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाता है या घटाता हो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज दीज ब्रिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज टू द इकोनॉमी। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हम अपने 5वें क्वेश्चन से पढ़ते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपनी इसको उनको ऊपर करते हैं। और 5वां हमारा क्वेश्चन, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विल प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बी रिकॉर्डेड, गिव रीजंस। तो हमारा ये प्रॉफिट जो है इन विच सब कंटेंट एंड ऑन सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विल प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बी रिकॉर्डेड, गिव रीजंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So profit received from investment abroad is recovered, is recorded. Profits received from investment abroad is recorded in the current account since it is an investment income, that is factor income. ये आपका क्लासिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। तो अगर वो फ्लो चार्ट आपको याद है तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो ये फैक्टर इनकम में जाएगा और फैक्टर इनकम इंक्लूड्स नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. It will be recorded on the credit side of the current account since it leads to inflow of foreign exchange. चलिए तो हम अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Now sixth question is, where will be import of machinery and charity to foreign countries be recorded in the balance of payment? Give regions. ये कहाँ इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? एक बार ना क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि where will be import of machinery and charity to foreign countries be recorded in the balance of payment account, give reasons. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि इम्पोर्ट ऑफ मैशनरी। तो इम्पोर्ट ऑफ मैशनरी तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा किस तरह का गुड है। तो इम्पोर्ट ऑफ मैशनरी इज रिकॉर्डेड इन एज ए विजिबल आइटम्स इन द करंट अकाउंट। और इसका कारण क्या है कि ये सिंपली इम्पोर्ट है, इट इज सिंपली इम्पोर्ट गुड, इट इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम बिकॉज जब आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आउटफ्लो पैसा बाहर जा रहा है, तो ये डेबिट आइटम में जाएगा बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा हमारा है कि चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, किधर जाएगा? चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज, तो चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट because it is a transfer payment. It is recorded on the debit side because it leads to outflow of foreign exchange. तो ये हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल a remittance from family members from abroad and दूसरा है borrowing from abroad be recorded in the balance of payment, किधर रिकॉर्ड करेंगे? तो remittances from family members from abroad is accounted for under unilateral transfers of the current account. रेमिटेंसेज हैं, आपने देखा है फ्लो चार्ट वाले में सबसे लास्ट में था वो, अगर आप फ्लो चार्ट को एक बार दोबारा देखेंगे सबसे लास्ट में वो। तो रेमिटेंसेज फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम अब्रॉड is accounted for under unilateral transfers of the current account. It is recorded on the credit side because it brings in foreign exchange into the country. और दूसरा हमारा borrowing from abroad. Borrowing from abroad ये क्या होगा? Borrowing from abroad is recorded in the capital account of balance of payment because it increases international liabilities of the country. It is recorded on the credit side because it brings in foreign exchange into the country. Okay, so now we are moving to the next question. Next question, are the following entered
first on the credit side or the debit side and in the current account or capital account in the balance of payments, you must give reasons for your answer. पहला है transfer of funds, transfer of funds to relative abroad. दूसरा import of petroleum oil and lubricants. Paul, petroleum oil and lubricants. तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? हमारा पहला पॉइंट है, एक बार फिर क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर नहीं ले सकते हैं. तो आर द फॉलोइंग इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड और द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में जाएगा कि डेबिट साइड में जाएगा? इन द करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. किस में जाएगा? करंट में जाएगा, कैपिटल में जाऊंगा. और बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव अब्रॉड. सो ट्रांसफर आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा. इट इज ट्रांसफर पेमेंट्स विच रिजल्ट इनटू outflow of foreign exchange from the country, so it is recorded on the debit side of the current account of balance of payment. रिलेटिव चूंकि अब्रॉड में, अगर वो अब्रॉड से भेजता है इंडिया में तो ये इनफ्लो हो जाता है और ये क्रेडिट साइड में होता है. तो इसको ध्यान समझने की जरूरत है. दूसरा हमारा इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स. अब पेट्रोलियम इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट कहाँ जाएगा? इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स इज द imports of goods which involves outflow of foreign exchange from the country, so it is recorded on the debit side of the current account balance of payment. Very good. Next question, in the context of balance of payment account, state whether the following statements are true or false. Give reasons. पहला है profits received from investments abroad is recorded in a capital account. दूसरा import of machinery is recorded in the current account. तो पहला हमारा profit received from the investments abroad is recorded in the capital account. ये false बिल्कुल, क्योंकि profit received from investments abroad is recorded in the current account since it is an investment income. ये factor income से. Factor income includes net international earning of factor of production. दूसरा है it will be recorded on the credit side of the current account since it leads to inflow of foreign exchange. सेकेंड हमारा import of machines is recorded in the current account. ठीक है, ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि ऑल imports एंड exports of goods are recorded in the current account because it is simply import or oblique export of goods. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा next question, in the context of balance of payments accounts state whether the following statements are true or false. पहला है profits received from investments abroad is recorded in capital account. दूसरा import of machines is recorded in current account. तो इसका है कि प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, दूसरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट तीसरा है कि फॉल्स है? बिल्कुल ये फॉल्स है. प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट सिंस इट इज एन investment income, that is factor income. Factor income includes net international earnings of the factor of production. It will be recorded on the credit side of the current account since it leads to the inflow of foreign exchange. दूसरा हमारा है import of machine is recorded in the current account. तो ये बिल्कुल सही बात है कि all imports and exports of goods and are recorded in the current account because it is simply import or export of goods. Next question हमारा है giving reason, explain how the following will be entered: current account or capital account or on credit side or debit side of the balance of payment. पहला imports of machinery or investment from abroad. The import of machinery हमारा क्या कहाँ जाएगा? recorded as a visible items in the current account because it is simply an import of goods. दूसरा हमारा recorded on debit side because it is leads to the outflow of foreign exchange. सेकेंड हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड हमारा रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज इन ट्रांजेक्शंस इन एसेट्स. दूसरा रिकॉर्डेड ऑन कैपिटल साइड बिकॉज इट लीड्स टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. गिवन द एक्सचेंज रेट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉल इन डोमेस्टिक प्राइसेस ऑन एग्रीगेट डिमांड. गिवन द एक्सचेंज रेट व्हाट इज द, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. given the exchange rate what is the effect of fall in domestic prices on aggregate demand. ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है. if the prices of domestic goods fall, अगर घरेलू कीमतें घट जाएं और एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए, तो क्या होगा उसका प्रभाव? कि हमारी चीज़ें सस्ती हो गई, हाँ, और एक्सपोर्ट विदेशियों के लिए सस्ता हो जाएगा, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट आप फॉरेन एक्सचेंज वाले लेसन पढ़ चुके हैं. सो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा. सिंस एक्सचेंज रेट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या है? कांस्टेंट है, तो इंपोर्ट्स रिमेन
अनचेंज, इंपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आया। एज ए रिजल्ट नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कि एक्सपोर्ट चीपर हो गया, तो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, विल इंक्रीज बढ़ जाएगा। सिंस नेट एक्सपोर्ट्स इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल है क्वेश्चन ये, इफ इन्फ्लेशन इज हायर इन कंट्री ए देन इन कंट्री बी एंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्री इज फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड है, what is likely to happen to the trade balance between the two countries? Plain. तो इफेक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस ऑफ अ कंट्री ए क्या होगा? सिंस प्राइसेस ऑफ गुड्स इन कंट्री ए आर मोर देन इन कंट्री बी, प्राइसेस ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो प्राइसेस ज़्यादा है, इट्स एक्सपोर्ट्स टू कंट्री बी विल डिक्रीज, चीज़ें महंगी होगी तो डिक्रीज होगा, एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्री बी विल इंक्रीज। Thus, trade balance, that is value of exports of goods minus value of imports of goods, will show a deficit. Okay, दूसरा पोर्शन अगर देखा जाए तो इफेक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस ऑफ अ कंट्री बी क्या होगा? सिंस प्राइस ऑफ गुड इन कंट्री बी आर रिलेटिवली लेस देन दैट इन कंट्री ए, its exports to country A will increase and imports from country A will decrease, thus trade balance will show a surplus. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसको हमने करने का प्रयास किया। अब हम इसके फाइनल चरण में जाना चाहेंगे जिसमें हम इस ऑटोनोमस और एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस, डेफिसिट और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप अपने स्क्रीन को ध्यान से देखिए, ऑटोनोमस और एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑटोनोमस और एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या हैं और ये इनका क्या प्रभाव पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिपॉजिट और सरप्लस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव्स। कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोटिव होगा, आर्थिक लेन देन, कोई प्रॉफिट लॉस। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं, लॉस हो जाए अलग बात हो, दैट इज डिफरेंस। But autonomous transactions are the balance of payment transactions which are undertaken for some economic motives such as profit maximization, और इनको एक और नाम दिया जाता है above the line. So these items are also called above the line items in the balance of payment. अब इनका महत्व क्या है ये भी जानना जरूरी है कि इनका महत्व क्या है, what are its significance. So autonomous transactions cause imbalance in balance of payment, a deficit or surplus. हाँ, मतलब घाटा हो या मुनाफा हो, सरप्लस हो। तो डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस ओनली। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट इफ ऑटोनोमस फॉरेन एक्सचेंज receipts are less than autonomous foreign exchange payments. Okay, the balance of payment is in deficit if autonomous foreign exchange receipts are less than autonomous foreign exchange payments. The balance of payment is in surplus if autonomous foreign exchange receipts are greater than autonomous foreign exchange payments. इसको हम अभी इसके माध्यम से जो हमारा सामने फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है ये और मज़ेदार लगेगा हम जब इसको पढ़ेंगे। So autonomous transactions are international economic transactions made due to some reasons other than to bridge the gap in the balance of payment. That is, transactions are independent of the state of country's balance of payment. बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट भाड़ में जाए, क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं। अब हम देखें ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए आइटम्स हमने लिए हम इधर और इधर हमने जो व्यापार किया है, जो उसमें मुद्रा जो इन्वॉल्व है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो इतना किया 300 और 700 किया, और हम ट्रेड बैलेंस निकालते हैं मतलब विजिबल आइटम, दोनों एक्सपोर्ट क्या है विजिबल आइटम। तो ये हमारा करंट अकाउंट का एक कंपोनेंट है विजिबल आइटम्स। तो उसका जो जितना हमने बेचा और जितना हमने खरीदा उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो ट्रेड बैलेंस कहा गया या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं इसको। तो कितना हुआ, चूंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा ट्रेड बैलेंस
ये ट्रेड डेफिसिट कहलाया। क्या कहलाया? ट्रेड डेफिसिट कहलाया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, नेट इनविजिबल आइटम्स के बीच में जो व्यापार है उसको हम जरा देखते हैं। इसको हमने नॉन फैक्टर सर्विसेज, फोर्थ ए, फोर्थ बी इनकम और फोर्थ सी ट्रांसफर, इसके रूप में लिया। तो अब नेट इनविजिबल आइटम्स हमारा कितना है? ये -60 है। कैसे है? नॉन फैक्टर सर्विसेज 40 है, इनकम -150 है और ट्रांसफर्स 50 है। अगर इनको जोड़ दें तो 50 + 40 90, 90 150 माइनस है, चूँकि इनकम नेगेटिव ज़्यादा, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो क्या हो गया? तो ये -60 हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से। अब हम ये करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस क्या है? करंट अकाउंट बैलेंस क्या है कि हमारा ये विजिबल इनविजिबल दोनों को हमने कर लिया, तो हमारा ये करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। हम ट्रांसफर पेमेंट की बात, ट्रांसफर दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये विजिबल इनविजिबल और ट्रांसफर, ये तीनों हमारी चीज़ें आ गई, तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। 3 और 4, 3 यहाँ से ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल आइटम्स का, 4 इनविजिबल आइटम्स का और नीचे ट्रांसफर। तो ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ? हमारा -460 करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाया है, क्योंकि माइनस में तो करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या मतलब हमारा आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, करंट और कैपिटल दो अकाउंट होते हैं, तो ये करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिए। ये हमारा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, नेट कितना है? 160, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 100 है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 50 है, अदर डायरेक्ट इनफ्लोज जो है वो 10। ओके, नाउ द external borrowing net 180, external commercial borrowings net 60, short term debt 120, external assistance net 20। एरर्स एंड ओमिशंस की हम बाद में बात करते हैं। तो ये हमारा 6th A + 6th B + 6th C, ठीक है, ये हमारा तीनों मिलके हमारा क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, जो कि हमारा सरप्लस है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है, देख लीजिए यहाँ पर, हाँ, और कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस हुआ। अब हम बात करेंगे एरर्स एंड ओमिशंस की बात थोड़ा सा करना कि एरर्स और ओमिशंस क्या होते हैं। तो एरर्स और ओमिशंस हमने जो पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं। तो एक तो करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन क्या होता है कि सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको एक ही जगह करना थोड़ा सा एक्यूरेटली थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हमने एक थर्ड एलिमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया, उसी को हमने नाम दिया एरर्स एंड ओमिशंस। जिसको कहा जाता है, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस accurately, therefore we have a third element of balance of payment apart from the current and capital accounts is called errors and omissions, which reflects the debit and credit side of both। ओके, तो ये हमारा था कि हमारे जो कंपोनेंट है उसमें एरर्स एंड ओमिशंस के बारे में हमने बात की, ये 10 है। तो अब हमारा जो सरप्लस है कैपिटल अकाउंट का, हमने ये सरप्लस निकाल लिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस में ये हमारे तीन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेट यहाँ से निकल जाएगा, और इसके फिर फर्दर तीन कंपोनेंट है, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज। तो ये हमने देखा, तो वो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेट हमारा 160 आ गया। और किसी तरह एक्सटर्नल बोरोइंग्स हमारा नेट 180 आ गया। और तीसरा हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये हमारा 20 आ गया। और ये अलग इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं, लेकिन हमको इससे 180 से मतलब हो गया यहाँ पर, ये इस 180 से यहाँ पर 160 से हमको मतलब है। ठीक है, ये 160 कैसे आया हुआ? तो इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं, 150 10 से 160 हो गया। फिर से 180 कैसे हुआ? 120 + 160 से हमारा 180 हो गया। ठीक है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस अलग है, ये तो 20 है। तो ये हमारा तीन कंपोनेंट ए बी और सी। तो ए 160, बी 180 और सी 20 मिला के हमारा 360 होता है सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट दिखा रहा है, सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है। तो हमारा जो है, और यहाँ पर एरर्स एंड ओमिशंस की वजह से 10 का ये डिफरेंस है। तो ये 10 जो है, अभी टोटल हमारा जो है जो सर घाटा है वो 90, यहाँ 460 + 360 अगर देखा जाए तो बैलेंस कितना हो जाता है? वहाँ पर 100 होता है, 100 - 10 90, तो -90 का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा है। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो अकाउंट होता है ऑफिशियल
रिजर्व्स होता है। इसके लिए क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व, जो उसको बैलेंस करता है। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें कि इस ऑफिशियल रिजर्व क्या है, तो ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस कैरीड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो ये आरबीआई का काम है इस काम को करना ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस कैरीड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री व्हिच कॉजेज चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल जो रिजर्व्स होता है उस पर ये इफेक्ट डालता है, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व्स को सेल करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। सो 90 डिक्रीजेज इन ऑफिशियल रिजर्व्स, क्योंकि उससे हम बोरो करते हैं, लेते हैं। नाउ वी कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑटोनोमस रिसिप्ट्स एंड ऑटोनोमस पेमेंट्स गिव राइज टू आइदर डेफिसिट और सरप्लस ऑन बीओपी। द बैलेंस पेमेंट इज इन डेफिसिट if autonomous foreign exchange receipts are less than autonomous foreign exchange payments. The country can use its reserves of a foreign exchange in order to balance any deficit in its balance of payment. Okay, इसका ध्यान रखेंगे किस लिए होता है ये। The Reserve Bank of India (RBI) sells foreign exchange in the foreign exchange market when there is a deficit in balance of payment. आप सोच लो कि अब जो बेचना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज, तो कंपल्सन हो जाएगा, तो नुकसान है ये तो कंट्री के लिए। दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व सेल। इन अदर वर्ड्स, द सेंट्रल बैंक may finance a deficit in balance of payment by reducing reserves of foreign currency. This will be shown as a decrease in official reserve of foreign currency. Okay, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एकोमोडेटिंग हम एकोमोडेट करते हैं। और ये एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो आप ग्रीन लाइन के नीचे है, तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, इस घाटा जो हो रहा था ना 90 बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इसको एडजस्ट करने के लिए एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस है। और ये चूंकि इस लाइन के नीचे से बिलो द लाइन कहा गया, देखो ग्रीन कलर की लाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसके नीचे है ये। सो ये हमारा एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस हो जाता है। तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर कैसे होता है। सो बेसिकली जो बैलेंस ऑफ डेफिसिट है वो एक्चुअली द डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ही होता है। सो डिक्रीज हम कह सकते हैं कि द डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट और सरप्लस। द बेसिक premise is that the monetary authorities are the ultimate financiers of any deficits in the balance of payments or the recipient of any surplus. So ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपने ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स देखा, और उसमें किस तरह से हम बिलो द लाइंस के द्वारा हम कैसे इसको एकोमोडेट करते हैं। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के द्वारा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स को ओवरकम करने का प्रयास करते हैं, उसको बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम आपके अंदर जरूर जानने की इच्छा होगी कि आखिर ये जो डेफिसिट्स है उसको उसको हम फाइनेंस कैसे करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जैसे दिखाई भी दे रहा है, इसको मैं पढ़ ही देता हूँ। A country that has a deficit in its current account must finance it by selling assets, as for example sale of shares in foreign companies etc., or by borrowing abroad. Thus, and जैसे यहाँ पर deficit था अभी आपने देखा, thus any current account deficit must be financed by a capital account surplus, that is a net capital inflow, so that balance on current account plus balance on capital account becomes zero. In this case, a country is said to be in balance of payment equilibrium. The current account deficit is financed entirely by net capital inflows without any official reserve change or movement. So overall balance is negative, means नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, जीरो से ज़्यादा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होगा, मतलब दोनों के बीच में डेफिसिट नहीं है। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। सो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होगा इस केस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जब होगा तो डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स होगा, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व्स टू बी सोल्ड। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की स्थिति में क्या होगा, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है,
और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में क्या होगा, जब बैलेंस्ड बीओपी की स्थिति में क्या होगा, ऑफिशियल रिजर्व्स चेंज इक्वल टू जीरो, दैट इज नो रिजर्व्स मूवमेंट्स। सो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये टोटलिटी था, सब कुछ हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया। और अगला हम इसी तरह कोई और लेसन लेंगे और इस तरह वीडियो बनाएंगे जिससे आपको सहूलियत हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।